उधर उस अंधेरे उदास जंगल में किन्वर की हालत खराब हो चुकी थी। उसके पैर जवाब दे चुके थे और वह डाल पर ऐसे जड़ हो गया था जैसे चलना ही भूल गया हो। उसके कान में ईयरपीस पागलों की तरह भनभना रहा था। किन्वर, सुन रहे हो? के आखिर हुआ क्या? तुम अचानक चुप क्यों हो गए? दूसरी तरफ से आवाज ने दबाव डाला, लेकिन उसके मुंह से शब्द ठीक से निकल ही नहीं रहे थे। वह बस किसी तरह सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मैं मैं अभी जिंदा हूं। फिर एहसास उस पर बर्फीले पानी की तरह आ गिरा। क्या उसने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया? क्या वो राक्षस ली होएओल? नहीं, वो चीज जो इंसानी चेहरे में छिपी है, सच में मुझ जैसे पर तरस खा गई। या फिर मैं इतना तुच्छ था कि मुझे मारने की जरूरत ही नहीं समझी? आखिर में जवाब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। किन्वर को खुद पता चलने से पहले ही उसके चेहरे पर राहत के आंसू बहने लगे। उसका पूरा शरीर उस डर के बाद के झटके से कांप रहा था जिसे महसूस करने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। धन्यवाद, मुझे जिंदा छोड़ने के लिए धन्यवाद, उसने लगभग किसी प्रार्थना की तरह फुसफुसाया। अब भी कांपते हुए उसने किसी तरह अपने कॉम्स को सही से एक्टिवेट किया। मैं बाहर हो रहा हूं। मैं अभी इसी वक्त इस आइलैंड को छोड़ रहा हूं। उसके पार्टनर की आवाज अविश्वास से उछल पड़ी। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर्क नाम क्योलमिन की पेशानी पर नस तन गई। क्या बकवास किए जा रहे हो? साफ साफ बोल। किन्वर का जवाब डर से कांपता हुआ आया। मेरी बात सुनो। अगर कल तक जिंदा रहना चाहते हो तो ली होएओल को उकसाना मत। किन्वर। अरे किन्वर, लाइन अचानक कट गई। आर्क नाम क्योलमिन उस डिवाइस को स्तब्ध खामोशी में घूरता रह गया। डेड लाइन की भनभनाहट उसके कानों में एक लंबे सेकंड तक बजती रही और फिर उसके बाद सब कुछ शुद्ध गुस्से में डूब गया। हराम, उसने फोन को इतनी जोर से मिट्टी पर पटका कि वो टकराते ही टूट गया। उसका सुनहरे बालों वाला भारी शरीर का साथी सहम गया और आधा कदम पीछे हट गया। बॉस, क्या हो रहा है? आर्क नाम क्योलमिन झुंझलाहट में दहाड़ा। उस कायर ने मुझ पर फोन काट दिया। तुझे अंदाजा है मैंने इसमें कितना कैपिटल डाला है? वह पागलों की तरह चक्कर काटने लगा, गुस्से से लगभग झाग निकालता हुआ। किन्वर ने कसम खाई थी कि हाइड्रा पॉइजन ही इकलौता रास्ता है। उस टॉक्सिन के लिए मैंने लोन शार्क्स तक से पैसे लिए थे। अपने लीडर को बिखरते देख उस साथी ने सावधानी से दोनों हाथ उठा दिए। आर्क नाम क्योलमिन, बस एक सेकंड सांस लो। शांत हो जाओ, उस आदमी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिल्कुल गलत बात कह दी। शांत हो जाऊं? शांत हो जाऊं? ये कचरा मुझे मत खिलाओ। आर्क नाम क्योलमिन एक झटके में उस पर झपटा और हिंसक हरकत से उसकी कॉलर पकड़ ली। तुम्हारे लिए कहना आसान है, परजीवी। दांव पर तुम्हारे पैसे नहीं लगे थे। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से बिगड़ चुका था। तभी एक लाल बालों वाला टीम मेंबर उनके बीच आ गया, इससे पहले कि बात और खराब हो जाती। बस करो नाम क्योलमिन, नए आए आदमी ने तेज स्वर में कहा। तुम इस तरह अपना आपा क्यों खो रहे हो? उसकी आवाज ने अफरातफरी को चीर दिया, लेकिन हवा में फैला तनाव अब भी इतना भारी था कि दम घुट जाए। ये तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। आर्क नाम क्योलमिन अचानक पागलों जैसी हंसी में फूट पड़ा और उस अफरातफरी के बीच उसकी हंसी और भी कर्कश और भद्दी लग रही थी। आपा खो रहा हूं? अपना मुंह बंद रख। तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो जैसे कोई संत महात्मा हो, मूर्तियों की तरह अकड़कर? शक ने उसके दिमाग को कांटेदार तार की तरह जकड़ लिया। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं?
तुमने उससे डील कर ली है ना? वह गुर्राया। मुझे धोखा देने के लिए उसने तुम्हें कितना दिया? बाकी लोग बस उसे उलझन में देखते रह गए। तू क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग फिर गया है। बस सांस ले। अभी भी बात करके इसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन पार्क नाम के ओलमिन के सिर के अंदर की आवाजें अब समझ से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं। तुम सब चोर हो, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखें शक से कांप रही थीं। एक एक करके सब। तो बताओ, मेरे पैसों का क्या करने वाले हो? कई मील दूर ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो अचानक चलते चलते रुक गया। माहौल में कुछ बदल गया था। बदलाव बहुत हल्का था, लगभग महसूस न होने जैसा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा गलत था जिसने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। हारकॉन ने उस रुकावट को तुरंत नोटिस कर लिया। कैप्टन की नजर तेज हो गई जब वह उसकी तरफ मुड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण हिचकिचाहट नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की प्रतिक्रिया है जिसकी इंस्टिंक्ट्स ने अभी अभी खतरे को छुआ है। क्या कुछ गड़बड़ है, ली होएल? हारकॉन ने पूछा। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने अपनी आंखें ठंडी धारियों की तरह सिकोड़ लीं। कुछ नहीं, उसने सपाट स्वर में कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, उस बेचैनी के स्रोत को पहचानने की कोशिश करते हुए। नेचुरल एनिमी स्किल एक्टिवेटेड। ये चेतावनी उसके दिमाग में बर्फ जैसी साफ ठंडक के साथ गूंजी। यही वही अलर्ट था जो उसे आइलैंड पर कदम रखते ही मिला था, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा तेज, भारी और नजरअंदाज करना नामुमकिन थी। ये कोई साधारण सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं थी जो बस नजर के कोने में हार्मलेस ब्लिंक कर रही हो। ये तो जैसे डीमन हंटर की आदिम इंस्टिंक्ट खुद उसकी हड्डियों में चीख रही थी कि कोई शैतानी चीज पास आ चुकी है। बुराई पास थी। दूर नहीं, धुंधली नहीं, किसी थ्योरी की तरह नहीं। वो यहीं आसपास कहीं थी, वही हवा ले रही थी और अपनी मौजूदगी से पूरे जंगल को ऐसा बना रही थी कि चमड़ी तक सिहर उठे। जंगल के और भीतर एक खुली जगह में मांस फटने की गीली आवाज पेड़ों के बीच गूंज उठी। वो इतनी घिनौनी और करीब महसूस होने वाली आवाज थी कि पूरा जंगल एकदम और ठंडा लगने लगा। आर्क नाम के ओलमिन ने अपनी ब्लेड सीधे लाल बालों वाले आदमी की छाती में घोंप दी थी। मर जा, गद्दार, उसने भींचे दांतों के बीच फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज गुस्से और पागलपन से टेढ़ी हो चुकी थी। मुझे पता है तूने ये सब पैसों के लिए किया। शिकार बस हाँफ सका। उसके होठों से खून बुलबुलों की तरह निकल रहा था और उसके चेहरे पर पूरी उलझन छा गई थी। क्या वह किसी तरह बोल पाया? आर्क नाम के ओलमिन ने खून से भीगी ब्लेड झटके से बाहर खींच ली। उसकी आंखें जंगली और बिखरी हुई थीं। भोला बनने का नाटक मत कर, पार्क नाम के ओलमिन थूकते हुए बोला। तू और किन्वर शुरू से मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, है ना? तुम सब बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि मेरी पीठ में छुरा घोंप सको। मान ले, वह भौंका और उसी दौरान उसके आसपास एक के बाद एक बॉडीज गिरती चली गईं। फिर सिस्टम ने बिना हिचक उसके पागलपन को ठंडे ढंग से रिवॉर्ड दे दिया। You have obtained 62 fragments of the golden fruit। झाड़ियों के पीछे छिपा विगांग ये कत्लेआम होते देख पूरी तरह जड़ हो गया। उसका पूरा शरीर लॉक हो गया, जैसे डर ने उसे वहीं ठोक दिया हो और जरा सा भी हिला तो अगला नंबर उसका ही हो। विगांग इतना बुरी तरह कांप रहा था कि उसके दांत बजने ही वाले थे। ये पागलपन है, उसने खुद से फुसफुसाया, और ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जहां वह छिपा था वहां से उसे पार्क नाम की ओलमिन की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे वो लाशों से बात कर रहा हो और उन्हें जवाब देना चाहिए। मैं बस वही वापस ले रहा हूं जो तुमने मुझसे चुराया था,
पार्क नाम के ओलमिन मरे हुओं से बड़बड़ाया। उसकी आवाज खुद को सही साबित करने वाले पागलपन से भरी थी। ये मेरा है, पूरा हक मेरा है, बस ये सुनना ही काफी था। विगांग मुड़ा और पूरी रफ्तार से भाग निकला। अब उसके पैर सिर्फ इंस्टिंक्ट पर चल रहे थे। ये कत्लेआम है, विगांग ने पूरी दहशत में सोचा। वो सुपरनोवा वाला बंदा पूरी तरह पागल हो चुका है। रिफ्ट्स और जोन्स के अंदर प्लेयर्स के एक दूसरे को मारने वाली जो काली अफवाहें थीं, वो अब अफवाहें बिल्कुल नहीं लग रही थीं। वो सब असली था, डरावनी हद तक असली। भगवान, बस उसे मैं न दिखूं, विगांग भागते हुए मन ही मन दुआ कर रहा था। पीछे उसके लाइव स्ट्रीम चैट में भी हड़कंप मचा हुआ था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैमरा फीड इतनी हिंसक ब्लर क्यों बन गई है। व्यूअर्स स्ट्रीम में बाढ़ की तरह भर गए। सब पूछ रहे थे कि स्क्रीन इतनी बुरी तरह हिल क्यों रही है। फिर एक यूजर ने वो सख्त जवाब टाइप कर दिया जिससे सब डरने लगे थे। विगांग ने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं खत्म हूं। घबराहट ने उसकी नजर से रास्ते की जड़ें और पत्थर तक छिपा दिए। बस भागो और तेज भागो। अब उसके दिमाग में बस यही एक ख्याल बचा था। तभी उसका पैर मिट्टी से बाहर निकली एक मोटी पेड़ की जड़ में उलझ गया, जैसे वो सिर्फ उसी के लिए बिछा हुआ जाल हो। दुनिया जोर से हिलती हुई लगी जब वह आगे की तरफ गिरा और उसने खुद को मिट्टी में दर्दनाक टक्कर के लिए तैयार कर लिया। लेकिन सख्त जमीन की जगह मजबूत हाथों ने उसके कंधों को पकड़कर उसे संभाल लिया। अरे धीरे, संभल कर। उस अजनबी ने चिंता भरी नजर से विगांग के डरे हुए चेहरे को देखा। तुम ठीक हो? कोई मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे है क्या? विगांग ने ऊपर देखा और तुरंत एडवेंचरर्स अलायंस का इंसिग्निया पहचान लिया। उसके लाइव स्ट्रीम चैट में फिर से विस्फोट हो गया, इस बार मशहूर एनपीसीज की अचानक एंट्री देखकर। विगांग को हांफते हुए देखकर उस एडवेंचरर ने उसे शांत, भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी। तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे अभी गिर पड़ोगे। थोड़ा बैठो और सांस संभालो। जैसे जैसे उसकी धड़कन धीरे धीरे सामान्य हुई, विगांग के विचार भी साफ होने लगे। भले पार्क नाम के ओलमिन पागल हो गया हो, उसने सीने पर हाथ रखते हुए सोचा, लेकिन मैं पूरी अलायंस को दुश्मन नहीं मान सकता। अभी नहीं। अगर मुझे अरकाना खेलते रहना है तो पहले जिंदा रहना होगा। हद से ज्यादा थका हुआ विगांग जल्दी से सिर हिलाने लगा। हाँ, ठीक है। धन्यवाद। सच में बहुत धन्यवाद। उस पल उसे बस जिंदा बच जाना ही सबसे बड़ी जीत लग रही थी। बाकी सब बाद में देखा जा सकता था। आइलैंड्स के बहुत ऊपर सर्वेलेंस ड्रोन्स गुस्सैल भौरों की तरह हवा में भनभना रहे थे और हर एंगल कैद कर रहे थे। रिपोर्टर्स जोन ब्रॉडकास्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके इस फैलते हुए केओस को पूरे नेटवर्क पर लिव भेज रहे थे। आप देख रहे हैं अरकाना टीवी, जहां हम आपको अल्टीमेट मनारी कैप एक्सपीरियंस दे रहे हैं। एंकर ने सांस चढ़ी हुई एक्साइटमेंट के साथ ऐलान किया। हम आखिरकार एंड गेम तक पहुंच चुके हैं, युसरा आर्किपेलागो का आखिरी आइलैंड। युसरा 10 अलग अलग आइलैंड्स में बंटा हुआ है और हर एक आइलैंड में ऐसा ट्रेजर है जो किसी प्लेयर की किस्मत पूरी तरह बदल सकता है। ब्रॉडकास्ट आगे बढ़ी और हर शब्द के साथ टेंशन बढ़ती गई। उन प्राइजेस को हथियाने के कई तरीके हैं, एनालिस्ट्स ने समझाया। कुछ प्लेयर्स आइलैंड गार्डियंस यानी आइलैंड लॉर्ड्स का शिकार करते हैं। बाकी लोग हिडन मैकेनिक्स, सीक्रेट राउट्स या टेरेन में बिखरे क्रिप्टिक पजल्स ढूंढते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, रिपोर्टर ने दबाव बनाते हुए कहा, क्या शिन गिल्ड ने आखिरी ट्रेजर पहले ही ले लिया है? या एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन उनसे पहले पहुंच गई?
पूरे आर्किपेलगो में गिल्ड्स और अलायंसेस इन ट्रेजर्स के लिए एक दूसरे को नोच रही थीं और हर चाल, हर स्कीम, हर गंदी ट्रिक आजमा रही थीं। फिर रिपोर्टर की आवाज स्टैटिक को तेजी से चीरती हुई निकली। और अब देखिए, आखिरी आइलैंड और आखिरी ट्रेजर। वहां प्लेयर्स और टॉप टियर गिल्ड्स की एक विशाल भीड़ पहले से जमा थी। लो जी, शिन गिल्ड अभी अभी पहुंची है। शिन के एलीट मेंबर्स ने धमाकेदार एंट्री मारी और रिपोर्टर ने बिना वक्त गवाए चुभन और बढ़ा दी। इनका गिल्ड मास्टर लालच का जीता जागता रूप है, चाहे वो कहे कि सब गिल्ड की भलाई के लिए है। फिर उनकी उपलब्धियों की लिस्ट आई। इन्होंने वेस्टर्न सेक्टर से पहले ही 2 ट्रेजर्स हासिल कर लिए हैं। क्या आपको वो प्रेशर महसूस हो रहा है? ये नंबर 1 गिल्ड की ओवरवेलमिंग ऑरा है, लेकिन ब्रॉडकास्ट तुरंत मुड़ी। और कोरिया का गर्व भी पीछे रहने वाला नहीं है। अफवाह है कि गोंग गिल्ड ने ईस्टर्न आइलैंड का ट्रेजर पहले ही साफ कर लिया है। तभी नाम टेमिन के भाई का कॉल आया। उसकी आवाज चिंता से क्रैकल कर रही थी। सब ठीक है। खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। नाम टेमिन, हद से ज्यादा मत खींचना, आवाज ने चेतावनी दी। जो मिल सके ले और निकल जाओ। नाम टेमिन बस मुस्कुराया। उसके अंदर से आत्मविश्वास लहरों की तरह निकल रहा था। मेरी फिक्र मत करो, उधर ब्रॉडकास्ट चलती रही। उनके साथ इंजुमा गिल्ड भी खड़ी है। खबर है कि उसने भी वही आइलैंड रेड किया था जो गोंग ने किया, लेकिन प्राइज गोंग लेकर निकल गई। नाम टेमिन के चेहरे की घमंडी मुस्कान देखकर इंजुमा के मेंबर्स ने दांत पीस लिए। इसके चेहरे की मुस्कान तो देख, उनमें से एक बुदबुदाया। पास खड़े स्क्वाडमेट ने तुरंत माहौल ठंडा करने की कोशिश की। मौका हमारा भी आएगा, बॉस। अब समझ आया कि इसका चेहरा नींबू निगलने जैसा क्यों लग रहा है, रिपोर्टर ने सूखे लहजे में कहा। फिर मामला और चढ़ गया। और अब बरसरकर गिल्ड और सेकंड सन भी पहुंच चुके हैं। लियोनी बेल्यूसी तो मौके पर किसी को मार देने के लिए तैयार दिख रहा था। मैं इन सबको काट डालूंगा, वह गुर्राया, लेकिन उसकी टीम ने उसे पकड़कर रोक लिया। मुझे छोड़ो। कोई चांस नहीं, बॉस। यहां नहीं। ठीक है, सब लोग अपने हथियार नीचे करो, किसी ने कहा, क्योंकि टेंशन टूटने के कगार पर थी। लियोनी बेल्यूसी ने बेबस और झुंझलाहट भरी सांस छोड़ी, हालांकि उसकी आंखों में गुस्सा अब भी जल रहा था। रिपोर्टर ने उसी पल को पकड़कर सबसे बड़ा सवाल उछाल दिया। आखिरी ट्रेजर किसे मिलेगी? अनाउंसर ने ऐलान किया। अरकाना टीवी पर बने रहिए, क्योंकि अब हमें इसका जवाब मिलने ही वाला है। आइलैंड का माहौल ऐसा कस गया, जैसे पूरा जोन खुद इस जवाब का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक रिपोर्टर बोलते बोलते बीच में ही जम गया। ब्रॉडकास्ट के पार से भी उसकी खामोशी वाला शौक साफ महसूस हो रहा था। वो क्या है? उसने हड़बड़ाकर कहा। आखिरी आइलैंड पर हर तरफ प्लेयर्स ने एक साथ सांस खींची और मुड़कर देखा। द्मित्री ने अपने लीडर को जोर से कुहनी मारी और इशारा किया। उधर देखो। हाँ, जवाब आया, तनाव भरी धीमी आवाज में। मैं देख रहा हूं। कोई प्रोसेशन उनकी तरफ बढ़ रही थी। लायन हार्ट नाइट्स बैटलफील्ड पर उतर चुके थे। रिपोर्टर तो लगभग माइक्रोफोन में चीख पड़ा। ये लायन हार्ट नाइट्स हैं। लायन हार्ट नाइट्स यहाँ हैं। हे भगवान, ये तो सदी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, रिपोर्टर चिल्लाया। एम्पायर के सबसे ताकतवर नाइट्स प्लेयर्स के बीच उतर आए हैं। भीड़ जमी की जमी रह गई, समझ ही नहीं पा रही थी कि सामने क्या देख रही है। फिर रिपोर्टर ने घबराहट में कैप्टन की इंफॉर्मेशन खींच ली। रिकॉर्ड्स के हिसाब से कैप्टन हार्कॉन का लेवल तो हद से बाहर है। लेवल 600।
नाम टेमिन ने तुरंत घबराहट में अपने भाई को कॉल किया। भैया, बोलो कि मैं हैल्यूसिनेट नहीं कर रहा। बोलो कि वो नंबर असली नहीं है। यहां तक कि लियोनी बेल्यूसी भी पहली बार सच में हिला हुआ लगा। ये पागलपन है, उसने आने वाली फॉर्मेशन को घूरते हुए कहा। धत्त, ये तो सीधा सीधा चीटिंग है। रिपोर्टर की आवाज अविश्वास से कांप रही थी। और जो आदमी उन्हें लीड कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैनफेल है। सिर्फ नाम सुनते ही भीड़ में शौक की एक और लहर दौड़ गई। नाइट्स के साथ कदम मिलाकर चलते ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो को देखते ही पूरा आइलैंड हंगामे में फट पड़ा। रिपोर्टर ने पूरी ड्रामा के साथ उसका वर्णन किया। उसे अडिग इरादे वाला आदमी बताया, जैसे कोई लेवलिंग मानवा स्पेक्टिकल खुद चलकर सामने आ गया हो। आप यहां से भी उसका रिजॉल्व महसूस कर सकते हैं, रिपोर्टर जोश में बोला। बस उसकी आंखों को देखिए। ये उस इंसान का चेहरा है जिसने पहले ही तय कर लिया है कि इसका अंत कैसे होगा। ये उस आदमी का चेहरा है जिसे पता है कि ट्रेजर अब उसी की है, लेकिन उस शानदार बाहरी खोल के अंदर की असलियत इतनी गौरवशाली नहीं थी। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो किसी तरह आखिरी बची हुई ताकत पर चल रहा था। मैं थक चुका हूं, ली होयोल ने दुखी होकर सोचा। उसने उम्मीद की थी कि शायद वह चुपचाप अंदर निकल आएगा और किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अब आइलैंड का हर प्लेयर उसे घूर रहा था। जब ली होयोल अंदर ही अंदर घबरा रहा था, रिपोर्टर उसकी डरावनी कंपोजर की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। वो हारकॉन जैसे लेवल 600 एनपीसी के साथ ऐसे पहुंचा था जैसे पूरा बैटलफील्ड उसी का हो। वो बड़े गिल्ड्स के सामने सीधा तनकर खड़ा था, लेकिन अंदर से ली होयोल चीख रहा था, ये तो बहुत डरावना है। पास ही आंख के पास निशान वाला एक ब्लॉन्ड आदमी इंजुमा के मेंबर से अपनी पुरानी मुलाकात के बारे में फुसफुसाया। वो आदमी, मैं उससे एक बार काउंट की एस्टेट में मिला था। ये मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है? उसने दबी आवाज में बुदबुदाया। इंजुमा की तरफ से उसे तुरंत चेतावनी मिली, जरा संभल कर। अभी इन हालात में हम उसे दुश्मन बनाने की हैसियत नहीं रखते। अगले ही पल कैमिला बोली, और उसकी आवाज सामान्य से कहीं ज्यादा सावधान थी। यहां तक कि उसके भी शब्द तौलकर निकल रहे थे, और इससे माहौल और भारी लगने लगा। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देती हूं, कैमिला ने बिना हिचक कहा। यहां चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ली होयोल से नहीं लड़ने वाली। मेरी सिर्फ एक ही जान है, और मैं सच में उसे बचाकर रखना चाहती हूं। ली हो यॉन को साफ महसूस हो रहा था कि हर तरफ से निगाहें उसी पर आकर टिक गई हैं, भारी भी और लगातार भी, जैसे यहाँ मौजूद सबने चुपचाप तय कर लिया हो कि अब उसकी हर हरकत को गौर से देखना है। ऐसे मत घूरो मुझे। सच में बस घूरना बंद करो। उसने पूरे इलाके पर नजर दौड़ाई और मन ही मन सोचा, क्या तुम लोगों के पास करने को कुछ बचा नहीं है, या फिर यहाँ अब मैं ही आखिरी एंटरटेनमेंट हूँ? सच में घूरना बंद करो। उसके मन में ये चिढ़ अभी आई ही थी कि नाइट कैप्टन अचानक चिल्लाया, लॉर्ड ग्रैनफेल, और ठीक उसी पल उसने सिर आगे झटका। तभी जमीन एक हिंसक दरार के साथ फट गई। लावा ऊपर फूट पड़ा और तमिन चीख उठा, ये आखिर है क्या? मिट्टी से मैग्मा का एक खंभा जलते हुए गाइजर की तरह फटकर ऊपर उठा और गरजता हुआ आसमान में जा चढ़ा। उसके आसपास खड़े प्लेयर्स डर से चीख पड़े और पलक झपकते ही पैनिक फैल गया। सावधान, अभी पीछे हटो। जल्दी से अपना फायर रेजिस्टेंस गियर पहनो और फायर रेजिस्टेंस बफ तुरंत लगाओ। जिंदा रहना है तो भागो, किसी ने चिल्लाकर कहा, और उस आवाज में भरा कच्चा डर ही सब समझाने के लिए काफी था। अगले ही सेकंड बैटलफील्ड पूरी तरह पैनिक में डूब गया। ये आइलैंड लॉर्ड है,
किसी ने चिल्लाकर कहा। फिर एक विशाल क्रीचर मोल्टन सी से एक डरावनी छलांग में बाहर फूटा। वो जायंट मैग्मा कार्प था, लेवल 420, इस नर्क जैसे आइलैंड का असली रूलर। गर्मी इतनी बेरहम थी कि ऐसा लग रहा था जैसे शरीर की खाल तक उधड़ रही हो। बेन लूसी ने चेहरे से बहता पसीना पोंछा और दांत भींचकर बुदबुदाया, धत्त, यहाँ तो हद से ज्यादा गर्मी है। पास ही कवच पहने काले बालों वाले एक वॉरियर ने सख्त चेहरे के साथ हालात को तुरंत समझ लिया। पास जाना नामुमकिन था। लावा पहले ही मॉन्स्टर के चारों तरफ फैल चुका था और किसी भी डायरेक्ट अप्रोच को काट चुका था। अब उसके पास गुस्से और बेबसी में खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं था। जब जायंट मैग्मा कार्प लावा में ऐसे तैर रहा था जैसे वो कोई साधारण पानी हो, तब रेड लीडर्स बस हालात समझकर शोर के बीच आदेश ही दे पा रहे थे। जिसके पास प्रॉपर गियर नहीं है वो अभी पीछे हटे। टैंकर्स और मिली फाइटर्स, तुरंत रेंज्ड वेपन्स पर स्विच करो। अभी करो, ब्लास्ट जोन में फंसने से पहले। लेकिन उस क्रीचर के चारों तरफ फैला लावा का समंदर एक एब्सोल्यूट बैरियर की तरह काम कर रहा था, जो उसके पास आने वाली हर चीज को निगल रहा था और हर इनकमिंग अटैक को बेरहमी से रोक रहा था। वो मैग्मा की दीवार हमारे सारे रेंज्ड स्किल्स निगल रही है। धत्त, किसी ने झुंझलाकर चिल्लाया। अगर हम उसके पास तक नहीं जा सकते तो आखिर उसे मारेंगे कैसे? रिपोर्टर ने जल्दी से टैममैन को चेताया, क्योंकि वो जबरदस्ती घुसने को तैयार लग रहा था। टैममैन, अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमाओ, बोलते हुए भी लाइव अपडेट जारी रही। जायंट मैग्मा कार्प अब पूरी तरह सरफेस पर आ चुका था और वो मॉन्स्टर बहते लावा में इतनी आसानी से घूम रहा था जैसे पूरा वोल्केनो ही उसका निजी इलाका हो। जोन की लाइव वीडियो फीड के पार भी उसकी गर्मी परेशान कर देने जितनी असली लग रही थी, इतनी कि व्यूअर्स तक तन गए। बॉस के चारों ओर फैली आग की पूरी झील एक बात साफ बता रही थी, कोई भी बस यूं ही चलकर उस मॉन्स्टर से लड़ नहीं सकता था। हार्किन ने चिंता भरे चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा और पूछा, लॉर्ड ग्रनफल, आप ठीक हैं? जैसे ही ग्रनफल ने हल्का सा सिर हिलाया, हार्किन ने राहत की वो सांस छोड़ी जिसे वो साफ तौर पर काफी देर से रोके हुए था। भगवान का शुक्र है, उसने ईमानदारी से कहा। मैंने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि मैं आपकी स्वॉर्ड बनूंगा, लेकिन अभी मैं इतना भी पास नहीं जा पा रहा कि आपके लिए वार कर सकूं। लिहा यान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वैसी मुस्कान जिसमें खोखली शेखी नहीं बल्कि शांत भरोसा था। इस पूरे केओस के बीच भी हरको से बात करते हुए उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। चिंता की कोई जरूरत नहीं है सर, हरको, ये कहते हुए उसने धीरे से एक हाथ उठाया और उसके आसपास इस तरह शक्ति जमा होने लगी कि हवा तक तनी हुई महसूस होने लगी। मैं तुम सबको इतनी दूर सिर्फ इसलिए नहीं लाया कि तुम यहाँ खड़े होकर तमाशा देखते रहो। एल उसे खुलेआम हैरानी से घूरता रह गया और अपनी कंफ्यूजन जरा भी छिपा नहीं पाया। वो आदमी इतनी होपलेस सिचुएशन में भी सच में मुस्कुरा रहा था। उस चेहरे को देखकर वो एक पल के लिए मॉन्स्टर से भी ज्यादा हक्का बक्का रह गया। क्यों? आखिर वो अब यहाँ क्या कर सकता था? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ग्रैनफेल ने स्टेडी आवाज में चांट करना शुरू किया, डिटरमाइन, इंटरफियर, मैनिफेस्ट। कार्प के चारों तरफ फैला लावा कोई मैजिक से बना स्केल नहीं था, न ही कोई ऐसा स्पेल इफेक्ट जिसे बस डिस्पेल कर दिया जाए। वो उस क्रीचर के नेचुरल हैबिटेट का हिस्सा था, एक जिंदा एनवायरनमेंट जो खुद वोल्केनो से जन्मा था। भीड़ ने हांफते हुए देखा जब उन्हें समझ आया कि ग्रैनफेल पहले मॉन्स्टर को टारगेट नहीं कर रहा, वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट को टारगेट कर रहा था। नेचुरल लावा, टैममैन और बाकी लोग बस स्तब्ध खामोशी में खड़े रह गए, उनके शरीर जैसे जम गए थे
क्योंकि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि सामने क्या हो रहा है। ली होयोल ने खुद मैग्मा को कमांड करना शुरू कर दिया और पिघले हुए द्रव्यमान को ऐसे ऊपर उठने पर मजबूर किया जैसे वो उसकी इच्छा मान रहा हो। लेकिन जब उसने देखा कि क्रूशल मोमेंट पर हार्किन हिचक गया तो उसके अंदर तेज अर्जेंसी और घबराहट कौंध गई। हार्किन, क्या तुम सच में फिर से खड़े होकर बस देखते रहोगे? अभी बढ़ो। देर होने से पहले वार करो। उनके आसपास के स्पेक्टेटर्स बस अविश्वास में ये सब होते हुए देख रहे थे। आखिर ये हो क्या रहा था? जायंट मैग्मा कार्प पर चढ़ा जलता हुआ मैग्मा आर्मोर टूटने लगा और टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखरने लगा। ये ऐसा नजारा था जो इतना अननेचुरल और इम्पॉसिबल था कि जैसे लॉजिक को ही ठुकरा रहा हो। आखिरकार केओस के बीच आइलैंड की तरफ जाने वाला एक रास्ता खुल रहा था। हार्किन ने जोश से भरी जोरदार हंसी छोड़ी और बिना हिचक आगे टूट पड़ा। तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आपके बनाए इस शानदार मैजिक की पुकार का जवाब मुझे देना ही होगा। वह गर्जा और नई ताकत के साथ आगे दौड़ पड़ा। ली हॉय बस एक धड़कन भर चौंका, फिर तुरंत खुद को संभाला और एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना अगला आदेश दे दिया। धत्त, मैं एक पल के लिए ब्लैंक हो गया था। हमला करो। सब गिल्ड्स अभी आगे बढ़ो। रास्ता साफ है। और बस शाइनिंग गिल्ड एक जोरदार दहाड़ में फट पड़ी और अपनी पूरी ओफेंसिव के साथ एकजुट होकर आगे टूट पड़ी। जोनों ने नाम ताई मिन की तरफ गहरे गंभीर चेहरे के साथ देखा। नाम ताई मिन, ध्यान से सुनो। फाइटर जेट सपोर्ट और हार्किन के हमारे साथ लड़ने के बावजूद भी उस जायंट मैग्मा कार्प को गिराना लगभग नामुमकिन है। हमें उसे पहले ही स्ट्राइक में चूर करना होगा, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। समझे? नाम तम्मन जवाब भी नहीं दे पाया था कि उसकी आंखें फैल गईं। उसी पल जायंट मैग्मा कार्प ने अपना विशाल शरीर हवा में उछाल दिया। ये क्या है? लोग डर से चिल्ला उठे और भीड़ पीछे हट गई। ये छलांग भी लगा सकता है। फिर एक विनाशकारी धमाके के साथ, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया, वो मॉन्स्टर जीती जागती आपदा की तरह वापस जमीन पर आ गिरा। लूसी की टीम बुरी तरह कांप उठी। उस इम्पैक्ट की शेयर फोर्स ने उनका कॉन्फिडेंस हिला दिया। वो मैग्मा कार्प, उसकी ताकत हद से ज्यादा है, किसी ने अविश्वास में बुदबुदाया। दूसरी आवाज चीखी, सावधान, वो एक और जंप अटैक की तैयारी कर रहा है। रिपोर्टर केओस के साथ कदम मिलाने की कोशिश करते हुए तेजी से एनालिसिस देने लगा। मॉन्स्टर फ्रेंजी में जा चुका है। अब उसके पास जाना लगभग मौत की सजा है। ये अब एक ब्रूटल वॉर ऑफ एट्रिशन बन चुका है। लेकिन तभी विलन भी कंफ्यूजन में अटक गया। ये क्या है? पिघला हुआ लावा अचानक मुड़कर लंबे घातक पत्थर के स्पाइक्स में बदल गया, जो ऊपर फूटे और जायंट मैग्मा कार्प को सीधा भेद गए। देखने वाले लोग बिजली खाए जैसे रह गए। क्या मैग्मा अभी पत्थर में बदल गया? वे चिल्ला उठे। उस जमी हुई खामोशी के बीच प्रोटैगनिस्ट ने शांत स्वर में समझाया कि अभी हुआ क्या था। एलिमेंटल प्रॉपर्टीज में बदला। बेन लूसी, जो कुछ भी सुन रहा था उसे समझ नहीं पा रहा था, खाली नजर से घूरते हुए बोला, अभी आपने क्या कहा? ये सिंपल फिजिक्स है, जवाब आया। जिस तरह पानी जमकर बर्फ बनता है, उसी तरह मैग्मा को बहुत तेजी से ठंडा करके पत्थर में सॉलिडिफाई कर दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी स्केल पर ऐसी फ्लैश पेट्रिफिकेशन थोपना किसी डिवाइन काम से कम नहीं। ह्यूमन मना और मैजिकल प्रोफिशिएंसी की लिमिट्स को देखते हुए वॉल्केनो के मुहाने पर खड़े होकर इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देना किसी ऑर्डिनरी इंसान के लिए पूरी तरह इम्पॉसिबल होना चाहिए। ग्रनफल की आवाज शोर और कंफ्यूजन को तेजी से चीरती हुई निकली। हर को मगमार पर बिना रुके वार करो।
इसे खत्म कर दो और बस उसी के साथ जायंट मैग्मा कार्प्स में से एक पूरी तरह तबाह हो गया। रिकवरी का मौका मिलने से पहले ही लगातार असॉल्ट के नीचे कुचल दिया गया। भीड़ स्टन्ड साइलेंस में डूब गई और कोई तुरंत चेयर तक नहीं कर पाया। एलसी ने बेबस हंसी छोड़ी, वैसी हंसी जो तब निकलती है जब रियलिटी इतनी बेतुकी हो जाए कि उसे समझना मुश्किल हो। शाइनिंग गिल्ड नंबर 1 रैंक है, फिर भी यहां हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 0 है। ये पागलपन है। चलो बस घर चलते हैं। उधर रिपोर्टर की आवाज बुखार जैसी एक्साइटमेंट में गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जायंट मैग्मा कार्प, इस आइलैंड का रूलर अब डिफीट हो चुका है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है लिए होयोली और लाई होलनेस के नाइट्स को। फाइनल रिजल्ट्स देखते हुए कंट्रीब्यूशन टैली पूरी डिटेल में दिखाई गई और सब लोग अविश्वास में उसे घूरते रह गए। ग्रैनविल तो खुशी से लगभग कांप ही रहा था। उसका पूरा शरीर ऐसे सनसना रहा था जैसे कोई कसी हुई स्प्रिंग अभी फट पड़ेगी। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं, क्योंकि जो हुआ था उसकी सच्चाई अब धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ रही थी। ये मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा। उसने मन ही मन सोचा, अभी भी समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर अभी हुआ क्या था। दुनिया में भला कैसे कोई आदमी जिसके चेहरे पर इतना बेहुदा, लगभग मजाकिया सा एक्सप्रेशन था, अल्फा मैग्मा कार्प जैसी डरावनी चीज को इतनी आसानी से हरा सकता था। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई थी कि सब कुछ लगभग नकली सा लग रहा था। ग्रैनविल को अपना मना पूरी तरह वापस पाने या अपनी सांसें संभालने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी सिस्टम की नई नोटिफिकेशन बज उठी। और हैरानी की बात ये थी कि पूरे रेड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड उसी को मिला था। जैसे ही ये दृश्य अनगिनत स्क्रीन पर दिखाया गया, एक रिपोर्टर की उत्साहित आवाज गूंज उठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आप अभी देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इस आइलैंड का लेजेंडरी ट्रेजर है। रिपोर्टर और भी ज्यादा हैरानी के साथ आगे बोलता रहा, क्योंकि अभी अभी दूसरी सोर्सेस से नई जानकारी आई थी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपनी आवाज संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ली होयोल इस आर्किपेलगो के एक बिल्कुल अलग आइलैंड पर पहले ही एक और ट्रेजर हासिल कर चुका है। ये खुलासा सुनते ही ब्रॉडकास्ट देख रहे लोगों में सनसनी फैल गई, क्योंकि इसका मतलब था कि इन बिखरे हुए आइलैंड्स में लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा सीक्रेट्स और रिवॉर्ड्स छिपे हुए थे। ग्रैनविल ने हल्का सा नीचे देखा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। आइलैंड का ट्रेजर, उसने मन ही मन दोहराया और उन शब्दों को अपने दिमाग में बैठने दिया। अभी तक उसने जो कुछ देखा था उससे तो साफ लग रहा था कि यही ट्रेजर पूरे रेड इवेंट को खत्म करने पर मिलने वाला फाइनल रिवॉर्ड होना चाहिए। और अगर ऐसा था तो फिर सब कुछ लड़ाइयां, अफरातफरी, खतरा सब इसी एक पल तक पहुंचने के लिए था। तो अब ये खत्म हो जाना चाहिए, है ना? किसी ने अनिश्चित आवाज में बड़बड़ाया। लेकिन जैसे ही ये सवाल हवा में ठहरा, पूरे माहौल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मौके पर मौजूद रिपोर्टर अचानक बोलते बोलते थम गए और स्क्रीन के पीछे बैठे दर्शकों को भी ब्रॉडकास्ट में एक अजीब सी ठंडक रेंगती हुई महसूस हुई। कुछ तो गड़बड़ था, और वो भी बहुत ही गलत, बहुत ही अस्वाभाविक। है ये उलझन भरी आवाज एक साथ कई लोगों के मुंह से निकली, आइलैंड पर मौजूद लोगों से लेकर लाइव ट्रांसमिशन देख रहे अनगिनत दर्शकों तक। एक ही पल में पूरे सीन का माहौल बदल गया। जो कुछ सेकंड पहले जीत का जश्न लग रहा था, अब वहीं एक भारी, दम घोंट देने वाला तनाव भर गया था, जैसे हवा खुद ही बोझिल और बेचैन हो गई हो। यहाँ हो क्या रहा है? किसी ने घबराकर चिल्लाया। सिस्टम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? दूसरी आवाज अविश्वास से भरकर उठी। क्या वो लेजेंडरी ट्रेजर नहीं होना चाहिए था?
तभी जब भीड़ में कंफ्यूजन फैल ही रही थी, अचानक काली एनर्जी की एक डरावनी लहर ग्रैनविल की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे कोई हिंसक ज्वार उमड़ आया हो। सिस्टम नोटिफिकेशन फिर चमकी, और इस बार शब्दों में सिहरन पैदा कर देने वाली साफगोई थी, द युजरा आर्किपेलागो हैज बीन टेंटेड बाय ह्यूमन ग्रीड, इनिशिएटिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस। कई सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। वहां मौजूद हर इंसान बस हवा में तैरते उस चमकते सिस्टम मैसेज को घूरता रहा, और जैसे जैसे उन शब्दों का असली मतलब समझ में आया, उनके चेहरों का रंग उड़ता गया। ये इसका मतलब क्या है? एक प्लेयर कांपती आवाज में फुसफुसाया। यहाँ कुछ तो पक्का गलत है। दूसरी आवाज ने हालात को समझने की कोशिश की। क्या अभी भी एक गेज बार बाकी नहीं थी? लॉस्ट ट्रेजर्स की गिनती शुरू से ही मैच नहीं कर रही थी। तभी एहसास बिजली की तरह गिरा। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं? क्या कहीं और भी एक ट्रेजर छिपा हुआ है? पास में खड़ा ली होयोल बिल्कुल स्थिर हो गया। उसके चेहरे पर जमी हुई एक्सप्रेशन के पीछे उसके दिमाग में बहुत कुछ एक साथ दौड़ रहा था। ये नहीं हो सकता। ग्रैनफेल को अचानक अपने सीने के भीतर एक अजीब, बेचैन कर देने वाला खिंचाव महसूस हुआ। ट्रेजर के लिए बची हुई ग्रीड की एक लकीर। उसने तुरंत जबड़ा भींच लिया। नहीं, उसने खुद से सख्ती से कहा। जो ट्रेजर मुझे पहले मिला था, उसने डिस्ट्रक्शन टाइमर कभी ट्रिगर नहीं किया था। अगर ये सच है, तो फिर अब पूरे आइलैंड में इतनी भयानक डीमोनिक एनर्जी क्यों फूट रही है? अब नतीजे से इनकार करना नामुमकिन था। आर्किपेलागो में कहीं न कहीं कोई और ट्रेजर पहले ही करप्ट हो चुका था, इंसानी दिल की गंदी ग्रीड से पूरी तरह दागदार। ग्रेनफेल की लोकेशन से काफी दूर आइलैंड के दूसरे हिस्से में एडवेंचरर्स और क्रिमिनल्स दोनों ही उस अशुभ एनर्जी के फैलते ही कांपने लगे। हर गुजरते सेकंड के साथ हवा और भारी महसूस होने लगी। इस अफरातफरी के बीच एक आदमी ऐसी हद पार कर चुका था जिसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता था। बिना झिझक, बिना रहम, उसने अपने ही एक्सपीडिशन मेंबर को मार डाला, जो अब तक उसके साथ सफर कर रहा था, सिर्फ ट्रेजर खुद हथियाने के लिए। तुरंत उसके बाद एक ठंडी सिस्टम मैसेज सामने आई, अ प्लेयर हैज बीन मर्डर्ड। नोटिफिकेशन ने बेरहमी से आगे कहा, इन एडिशन टू द आइलैंड ट्रेजर, 14 स्पॉइल्स ऑफ वॉर हैव बीन एक्वायर्ड। पास खड़े एक एडवेंचरर के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। उसकी आवाज में गम, सदमा और बेकाबू गुस्सा सब एक साथ भरा था। वो हरामी आदमी भर्राई हुई आवाज में चिल्लाया। उसने जुलाई को मार दिया। घबराहट तुरंत फैल गई। सब लोग सावधान रहो। उधर पार्क नाम के ओलमिन जैसे ही ट्रेजर को छूता है, वह लड़खड़ा जाता है। उसके सिर के अंदर एक बेरहम दर्द फट पड़ा, जैसे कोई चीज भीतर से उसका दिमाग चीर रही हो। उसने दांत भींच लिए और सिर पकड़ लिया। धत्तेरे की, मुझे आखिर हो क्या रहा है? मेरा सिर ऐसा लग रहा है जैसे अभी फट जाएगा। वह कराह उठा। उसकी नजरें घूम रही थीं और दर्द की लहरें उसके दिमाग में लगातार धड़क रही थीं। मैंने ये प्लान नहीं किया था, उसने टूटी हुई सांसों के बीच बुदबुदाया। लेकिन तभी उसकी आवाज एक खौफनाक हंसी में बदल गई, धीमी, अंधेरी और उसकी सामान्य आवाज से बिल्कुल अलग। क्या कहा तुमने? उसने अपने दिमाग में घुस रही उस अदृश्य मौजूदगी पर फुफकारते हुए कहा। तुम्हें लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे? बिना किसी चेतावनी के वह झपटा और दूसरे आदमी का गला पकड़कर उसे आसानी से जमीन से ऊपर उठा लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त हो गई। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये घटिया जान बख्श दूं? उसने ठंडे तंज के साथ कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। ठीक उसी पल उसकी मेंटल स्टेबिलिटी पूरी तरह टूट गई और सीधा जीरो पर जा गिरी।
काली एनर्जी उसके चारों तरफ किसी जिंदा सांप की तरह लिपट गई, हर सेकंड और कसती हुई। उसके दिमाग में एक अशुभ आवाज गूंजी, टू दोज हु लैक द पावर आई विल ग्रांट यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। वो काली एनर्जी लगातार उमड़ती और घूमती रही, जैसे अब वो उसे पूरा निगल जाना चाहती हो, उसके शरीर और आत्मा दोनों को। अब मेरी मदद करने की बारी तुम्हारी है, करप्ट हो चुका आदमी सिहरन भरी खुशी के साथ फुसफुसाया। लेकिन ठीक उसी पल, इससे पहले कि ये पागलपन और आगे बढ़ता, एक तेज परछाई सीन में आ घुसी और सब कुछ रोक दिया। हवा में एक तलवार चमकी। उसका तेज वार उस दमघोंटू तनाव को ऐसे चीर गया जैसे बिजली आसमान को फाड़ देती है। पार्थ विगांग, जो कुछ ही पल पहले डर से सुबक रहा था, अचानक रोना बंद करके अविश्वास से देखने लगा। वो रहस्यमयी बचाने वाला शख्स धीरे धीरे पलटा और उसका चेहरा सामने आ गया। हे, उसने शांत स्वर में कहा। चारों तरफ की अफरातफरी के बावजूद उसकी आवाज पूरी तरह स्टेडी थी। क्या तुम लोग ठीक हो? ये ली होयोल के नाइट्स में से एक है। पार्थ विगांग राहत के मारे रोते हुए चिल्लाया। उधर ग्रैंडफेल उनके पीछे से आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे और नपेतुले थे और उसके भारी फुटस्टेप्स से उसका मूड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। क्या वो चिढ़ा हुआ है? किसी ने उसे पास आते देख घबराकर सोचा। ग्रैंडविल अचानक रुक गया। उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। रुको, कहीं मैं भी डीमन की पावर से प्रभावित तो नहीं हो रहा। जैसे ही वह थोड़ा और सामने आया, आसपास खड़ी भीड़ ने एक साथ हांफते हुए सांस खींची। ये सर ली होयोल हैं। पार्थ विगांग ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उसका चेहरा पल भर में निराशा से एक्साइटमेंट में बदल गया, क्योंकि उसने अपना लाइव ब्रॉडकास्ट चालू कर दिया। सुन रहे हो ना सब लोग, उसने कैमरे की तरफ जोश से चिल्लाते हुए कहा। तुम लोग इस पल का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तुम सब लिव वो अगला बड़ा मानहवा रिकैप मोमेंट देखना नहीं चाहते थे क्या? तो फिर मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट अभी इसी वक्त ऑफिशियली शुरू होता है। जैसे ही स्ट्रीम शुरू हुई, ग्रैंडफेल एक पल के लिए रुक गया। पास ही बॉर्ड अचानक अविश्वास में चीख उठा। तू अभी भी जिंदा है, कमीने। ठीक उसी समय क्वेस्ट विंडो अचानक अपडेट हो गई। सामने आई नई जानकारी देखकर ली होयोल की आंखें हल्की सी फैल गईं। एक सेकंड, उसने धीमे से कहा। उधर पार्क नाम के ओलमेन को फैलते अंधेरे ने पूरी तरह निगल लिया था। अब वो सिर्फ एक करप्टेड प्लेयर नहीं रहा था, वो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक चीज बन चुका था, युजरा आर्किपेलगो का विलन। ग्रैंडफेल उलझन में उसे घूरता रह गया। एक विलन। लेकिन इससे पहले कि वो इसे और समझ पाता, आइलैंड का ट्रेजर अचानक अंधा कर देने वाली रोशनी से चमकने लगा, फिर बिखरकर धूल बन गया। तुरंत उसके बाद एक ठंडी सिस्टम मैसेज आई, द ट्रेजर हैज बीन टेंटेड बाय ग्रीड। ग्रैंडफेल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पास में ली होयोल की रीढ़ में अचानक ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि हालात और भी अशुभ होते जा रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी उनके सामने एक बिल्कुल नई क्वेस्ट नोटिफिकेशन प्रकट हुई। प्रिवेंट द रिसरेक्शन ऑफ द 7 डेडली सिंस ग्रीड। ऑब्जेक्टिव, स्टॉप द ट्रेजर फ्रॉम बिकमिंग कंप्लीटली करप्टेड बाय ग्रीड। आइलैंड का सेल्फ डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस अचानक बीच में ही रुक गया। उसी समय ऊपर खाली शून्य से एक बेचैन कर देने वाली मौजूदगी उन्हें घूरने लगी। लगभग सहज रूप से वहां मौजूद हर किसी ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। ये आखिर है क्या? किसी ने हांफते हुए कहा। सीनियोस ने डर के मारे लियोनी बेल्यूसी के कंधे को पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। दीदी, ऊपर देखो। उनके ऊपर आसमान में कुछ विशाल आकार लेने लगा था
बादलों के बीच बनता हुआ एक बहुत बड़ा डरावना हाथ। क्या वो एक हाथ है? किसी ने अविश्वास से फुसफुसाया। फिर वो विशाल हाथ बार बार आइलैंड्स पर प्रहार करने लगा और हर वार से पूरा आर्किपेलागो कांप उठा। घबराहट जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि सबके पैरों के नीचे जमीन बुरी तरह कांप रही थी। ये क्या है? किसी ने चिल्लाया। भूकंप। लेकिन जल्द ही सच साफ हो गया। वो विशाल हाथ अलग अलग आइलैंड्स को जबरदस्ती आपस में दबाकर एक ही लैंडमास में मिला रहा था। दूर से इस तबाही को देख रहे रिपोर्टर भी पूरी तरह निशब्द रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वे देख क्या रहे हैं। आइलैंड्स, ये सच में एक दूसरे में जुड़ रहे हैं। एक रिपोर्टर सदमे में हकलाते हुए बोला। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो पूरा टॉपोग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे जैसे नए जुड़े हुए लैंडमास पर धूल धीरे धीरे बैठने लगी, आइलैंड के बीचों बीच कुछ असाधारण उभरने लगा। सुनहरी चमक में नहाया हुआ, जमीन से शान से ऊपर उठता एक शानदार कैसल धीरे धीरे सामने आया, जो पूरे आर्किपेलागो पर ऐसे छा गया जैसे किसी नए अशुभ युग का जन्म हो रहा हो। वहां सच में कुछ था। हर को वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उस ऊंची इमारत को आसमान चीरते हुए और ऊपर उठते देख उसका पूरा शरीर सख्त पड़ गया। उसकी सांस गले में अटक गई और वो बस देखता ही रह गया। ये आखिर मुमकिन कैसे है? उसने बुदबुदाकर कहा। सामने घट रही उस नामुमकिन चीज से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो कैसल धरती की गहराइयों से ऊपर उठता गया, देख रहे लोगों को धीरे धीरे एक खौफनाक सच समझ आने लगा। ये कोई आम फोर्ट्रेस नहीं था जिसे किसी खंडहर या पत्थर से खींचकर निकाला गया हो। पूरी की पूरी इमारत ठोस सोने से बनी हुई थी। उसकी हर दीवार, हर टावर, हर बैटलमेंट एक अजीब अस्वाभाविक चमक से दमक रहा था, जिससे पूरा नजारा और भी ज्यादा अवास्तविक लग रहा था। रिपोर्टर की आवाज बुरी तरह कांप गई जब उसने जो देखा उसे बयान करने की कोशिश की। द गोल्डन सिटी, वह हकलाया, जैसे शब्द उसके गले में ही अटक गए हों। पूरी तरह शुद्ध सोने से बना एक कैसल मर्ज्ड आइलैंड के बिल्कुल बीचों बीच प्रकट हुआ है। ब्रॉडकास्ट के पार से भी उसकी आवाज का झटका साफ महसूस हो रहा था। किसी को भी अपनी आंखों के सामने दिख रही चीज पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो सच में सोना है? किसी ने अविश्वास में फुसफुसाया। वो सिर्फ कोई गेट या टावर नहीं था, वो पूरा फोर्ट्रेस था, सोने का एक विशाल शहर जो वहां खड़ा था जहां ऐसी चीज का होना नामुमकिन था। ये सवाल हैरानी भरी आवाजों में एक से दूसरे तक फैल गया। क्या शुरू से आइलैंड का असली ट्रेजर यही था? यहां तक कि ली होएल भी, जिसने ज्यादातर लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा चीजें देखी थीं, इस दृश्य से अंदर तक हिल गया। द गोल्डन सिटी, ये शब्द उसकी यादों में कहीं टकराए और फिर जैसे कोई दबी हुई चेतावनी आखिरकार सतह पर आ गई हो, उसे तुरंत समझ आ गया कि ये जगह आखिर क्या है। ये कैसल ऑफ ग्रीड है, उसे उसी पल एहसास हुआ। यही वो अड्डा था जहां ग्रीड का डीमन रहने की बात कही जाती थी। उस कैसल की मौजूदगी भर से ली होएल के पेट में मरोड़सी उठ गई, जैसे ये इमारत खुद जीवित लोगों को ठुकरा रही हो। उससे इतनी गंदी, डरावनी ऑरा निकल रही थी कि लगता था वो पास आने वाले हर इंसान की रूह में बस एक ही चेतावनी चीख रही है, दूर रहो। तभी एक और ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा। रुको, क्या मैजिक क्लासरूम क्वेस्ट सस्पेंड हो गई? ये सवाल उसके मन में चमका, क्योंकि वो ओवरलैपिंग मिशंस और आइलैंड की हालत में आए इस अचानक बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था। मैजिक क्लासरूम क्वेस्ट, उसने धीरे से बुदबुदाया, सिस्टम पर नजरें टिकाए हुए। उसके सामने क्वेस्ट विंडो किसी अपशकुन की तरह झिलमिला उठी। द कर्टेन ऑफ नाइट हैज बीन लिफ्टेड and the flames of war have been ignited. As the last demon hunter,
He was meant to drag evil out from the shadows and uncover the atrocities committed across the Ujra archipelago. Objective: successfully prevent the resurrection of the 7 deadly sins. Status: in progress. Stop the corruption of the island's treasure. Post. ली होयोल की आंखें सिकुड़ गईं। ऑस्ट, इसका मतलब मिशन पहले ही फेल हो चुका, लेकिन इससे पहले कि कोई इसे समझ भी पाता, हर को अचानक दहाड़ा कुछ आ रहा है। अगले ही पल उनके पैरों के नीचे की मिट्टी फट पड़ी और उसमें से अनगिनत भद्दे हाथ बाहर निकलते हुए ऊपर की तरफ पंजे मारने लगे, जैसे पूरा बैटलफील्ड किसी भयानक नाइटमेयर में बदल गया हो। जो जगह कुछ पलों पहले तक सिर्फ बैटलफील्ड थी, अब उससे कहीं ज्यादा डरावनी चीज में बदल चुकी थी। आइलैंड अब बिल्कुल भी असली दुनिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। वो एक जिंदा नाइटमेयर बन चुका था, ऐसा नर्क जैसा मंजर जो किसी वॉर जोन से कम और किसी बुरी ताकत के बोझ तले टूटती हुई दुनिया जैसा ज्यादा लग रहा था। रेडियो पर घबराई हुई चिल्लाहटें गूंज उठीं। जमीन देखो, पैर संभालो। डर पल भर में पूरी स्क्वाड में फैल गया, क्योंकि धरती हर तरफ से फटती जा रही थी। उन्हीं दरारों में से अनडेड की एक फौज नीचे के अंधे गड्ढे से बाहर रेंगने लगी, सड़ेगले शरीर और टूटी हुई बांह पैर घसीटते हुए, जैसे मौत खुद उठकर चलने लगी हो। उधर रिपोर्टर टेढ़ी हंसी के साथ बोलता रहा, जैसे ये सारा केओस कोई तमाशा हो जिसे दूर से आराम से देखा जा सके। उसकी मजाक उड़ाती टोन आइलैंड पर फैल रहे आतंक से बुरी तरह टकरा रही थी। वाह वाह, रिपोर्टर बेशर्मी भरे उत्साह से बोला, गोल्डन सिटी से लेकर पूरे के पूरे ज़ॉम्बी अपकलिप्स तक। अब देखना ये है कि ये ट्विस्टेड ड्रामा आखिर कैसे आगे बढ़ेगा। वह मुश्किल से रुका और फिर बोला, अगर सच जानना है तो श्रिम्प वर्ल्ड चैनल पर बने रहिए। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि पार्क ह्यूजून गुस्से से फट पड़ा। धत्तेरे की। वो अपना आपा खो बैठा और रिपोर्टर पर झपट पड़ा। अब अपने गुस्से को एक सेकंड और रोक पाना उसके बस में नहीं था। ये कोई हार्मलेस मानहवा रिकैप नहीं है। और ह्यूजून गुस्से से कांपती आवाज में चिल्लाया, ये सब सच में हो रहा है। बाहर असली लोग मर रहे हैं। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी मजाकिया लग रहा है? रिपोर्टर बुरी तरह सहम गया। शायद उसने इतने करीब से ऐसे कच्चे गुस्से की उम्मीद नहीं की थी, और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। क्या रिपोर्टर के मुंह से घबराकर निकला? वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया था। और ह्यूजून ने मेज पर इतनी जोर से हाथ पटका कि पूरा स्टेशन हिलता सा लगा। फिर वो मुड़कर जनहोडो स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। सीनियर, ब्रॉडकास्ट बंद करो, वह चिल्लाया। हमें इसे अभी इसी वक्त रोकना होगा। इस पागलपन को रोको, सीनियर, उसने फिर चिल्लाकर कहा। अब उसकी आवाज में बेकाबू बेचैनी थी। लेकिन जनहोडो बस वहीं बैठा रहा, आंखें फोन पर गड़ी हुईं, जैसे आसपास की किसी चीज से उसे फर्क ही न पड़ रहा हो। ये इतना जाना पहचाना दृश्य था कि पार्क ह्यूजून और भी भड़क गया। जनहोडो एक बार फिर सबसे बुरे वक्त पर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। फिर आखिर जनहोडो बोला, अभी भी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए। मैंने अभी आइलैंड का सिस्टम अपडेट चेक किया है। और ह्यूजून वहीं जम गया। उसकी आंखों में डर भर उठा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सब मर जाएंगे, उसने तेज और बेचैन आवाज में कहा। हमें अभी फुल लॉकडाउन चाहिए, तुरंत। उन एनिमी लेवल्स को देखो, ये फाइट नहीं है, ये सीधा होने वाला मासकर है। जैसे उसकी बात साबित करनी हो, गोल्डन सिटाडेल को लेकर एक भयानक नोटिफिकेशन डरावनी ताकत के साथ स्क्रीन पर चमक उठी। धरती से एंडलेस वेव्स में निकलते अनडेड हॉरर्स को देखते हुए हायल ने हांफकर फ्रंटलाइन की तरफ देखा। हे भगवान, नाइट्स सच में उनसे भिड़ रहे हैं। उसकी आवाज में हैरानी थी, क्योंकि दूर से भी साफ दिख रहा था कि वो मॉन्स्टर्स कोई आम दुश्मन नहीं थे।
क्या ये लोग पागल हैं? किसी ने चिल्लाकर कहा। ये लेवल्स क्या हैं? सिस्टम एक के बाद एक नामुमकिन ऑब्जेक्टिव्स फेंकता जा रहा था। क्वेस्ट प्रोटेक्ट द आइलैंड्स ट्रेजर फ्रॉम करप्शन। क्वेस्ट डिस्ट्रॉय द अवतार ऑफ ग्रीड। पैनिक तेजी से फैल गई। क्या हमारी गिल्ड सच में ऐसे ही खत्म होने वाली है? दूसरी आवाज चीखी। ये पागलपन है। हम आखिर करें तो क्या करें? चीखें और कंफ्यूजन मिलकर डर की एक बढ़ती हुई लहर बन गए। पहले नॉन कॉम्बटेंट्स को इवैक्यूएट करो। एक्सप्लोरर्स यूनियन चलो अभी पीछे हटो। बैटलफील्ड में हर तरफ ऑर्डर्स गूंज उठीं। लेकिन ग्रैनफेल ने इस पूरी हालत की बेहूदगी पर जीभ दबाई। उसके लिए ये हद से ज्यादा बेतुका था। अगर सिस्टम किसी क्वेस्ट को वैलिड मानता है तो कम से कम उसे पूरा करना मुमकिन तो होना चाहिए। लेकिन ये मॉन्स्टर लेवल 500, बॉस लेवल 650, ये पूरी तरह नामुमकिन लग रहा था। फिर भी हर को बिना झिझक ऑर्डर्स देता हुआ लड़ता रहा। नाइट्स लाइन बनाए रखो। धीरे धीरे पीछे हटो और फॉर्मेशन मत तोड़ना। हरको ने केओस के बीच चिल्लाकर कहा। फिर उसी कान फाड़ देने वाले बैटलफील्ड के बीच ग्रैनफेल की आवाज शोर को चीरती हुई साफ हायल तक पहुंची। हायल। ग्रैनफेल की आवाज धीमी लेकिन बेहद गंभीर थी। मॉन्स्टर लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं। सावधानी कायरता नहीं होती, ये समझदारी होती है। लेकिन इन नपेतुले शब्दों के नीचे भी कुछ जल रहा था। हायल की हैरानी की बात ये थी कि ग्रैनविल का प्राइड जरा भी कम नहीं हुआ था। मैं सीरियस हूं, उसने आगे कहा, साफ करते हुए कि वो अपना फैसला पहले ही कर चुका है। एक नाइट की ओथ ही वो ब्लेड है जिसके सहारे मैं जीता हूं, उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। अगर उस ओथ की कोई कीमत है तो मैं अभी मुंह नहीं मोड़ सकता। अंदर से वो एक बात पक्के तौर पर जानता था, चाहे आगे कुछ भी हो, उसे हरको को यहीं रोके रखना है। ली होयोल ने उसकी तरफ देखा। उस बूढ़े नाइट की आंखों में जलती हुई तीखी आग देखकर वह खुद भी दंग रह गया। वो आंखें डर से हिचकने वाले इंसान की नहीं थीं। वो आंखें ऐसे आदमी की थीं जिसने कीमत पहले ही स्वीकार कर ली थी। ये आंखें, ली होयोल ने धीरे से कहा। क्या तुम बॉस को मारने का सोच रहे हो? बिल्कुल, हरको ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। उसकी आवाज लोहे जैसी सख्त थी। मेरा इरादा बिल्कुल वही है। फिर उसका चेहरा और भारी हो गया और उसने साफ चेतावनी दी। लेकिन ये समझ लो, हमारे सामने जो दुश्मन है वो बेहिसाब ताकत वाला मॉन्स्टर है। बहुत मुमकिन है कि आज तुम यहीं मारे जाओ। ग्रैनफेल ने धीरे से अपनी पीठ सीधी की और बिना डरे जवाब दिया। तो फिर ऐसा ही सही। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हम आगे बढ़ेंगे, ग्रैनफेल ने ठोस आवाज में कहा। सच्चा नोबल सिर्फ इसलिए नहीं डरता कि आगे का रास्ता बेरहम है। ये सुनकर हरको के चेहरे पर एक उग्र मुस्कान फैल गई। साफ था कि ग्रैनफेल की आवाज और उसके तेवर ने उसे भी जगा दिया था।